नमस्कार प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं कि अंतःस्रावी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अंतःस्रावी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जो हमारी बॉडी है। तो बॉडी में बहुत सारी हमारी क्या है, ग्रंथियां होती है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ग्रंथियां होता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी से ग्रंथियों के माध्यम से हम बहुत सारे इसमें हार्मोन्स और एंजाइम सेक्रेशन करते हैं। क्या होते हैं सेक्रेशन? स्रावित होते हैं एंजाइम और हार्मोन। ये दोनों क्रियाएं हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में क्रियाएं नहीं होती हैं तो फिर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तरह तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को समझेंगे क्या क्या डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर हार्मोन्स हमारा सेक्रेशन अधिक हो जाए और हार्मोन्स हमारा कम सेक्रेशन करे या एंजाइम हमारा सेक्रेशन ना करे तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स, क्या सिम्टम्स, क्या डिजीजेस हो सकती हैं। इसके अलावा ठीक है ना, ग्रंथियां हमारी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन भी करती हैं। जैसे हमारा मेंटेन की बात करें तो हमारी ग्रंथियां जो होती हैं हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल करती हैं। ग्रंथियां हमारे बॉडी से बहुत सारा गंदगी, बाहर जो अशुद्धियां होती हैं उनको भी बाहर फेंक देती हैं। तो ये सारी ग्रंथियों के बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन बेटा होता क्या है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां या ग्रंथियां होती हैं ये हमारी बॉडी का वह हिस्सा है जो हमारी बॉडी से रासायनिक तत्वों को, रासायनिक पदार्थों को बाहर फेंक देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करती है। किसका? हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करती है। अगर हार्मोन सेक्रेशन करेगा, जो हार्मोन सेक्रेशन होगा वो सीधे जो हार्मोन सेक्रेशन तो ब्लड में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। और एंजाइम जो मेरे होते हैं वो सीधे ब्लड में न जाके क्या करते हैं, हमारे डक्ट के माध्यम से, नली के माध्यम से क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि अगर हार्मोन अगर देख लें तो मेरी बॉडी में अगर हार्मोन ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हैं, ज़्यादा क्रिएट होते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर हम बात करें इंसुलिन, तो इंसुलिन हमारा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो अग्नाशय में होता है, कहाँ होता है, पैनक्रियाज में होता है, उसको देखेंगे तो वो अगर सेक्रेशन करता है तो हमारी बॉडी में सेक्रेशन करेगा, ज़्यादा सेक्रेशन कर देगा तब भी दिक्कत है, और नहीं करेगा तो आप जानते हैं कि नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, हमारा मधुमेह जैसी डिसीज हो जाएगी। तो उसको हम देखेंगे बीटा सेल में जो क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि यहाँ पर ग्रंथियों के बारे में हमने क्या बताया, रासायनिक पदार्थ बाहर निकाल देते हैं। ये क्या करते हैं कि ग्रंथियां क्या करती है हमारी, ठीक है ना। तो जो ग्रंथियां होती है वो रासायनिक पदार्थों को बाहर निकाल देती है और एंजाइम हार्मोन दोनों का क्या करते हैं, सेक्रेशन करती है, ठीक है ना। एंजाइम का भी और हार्मोन का भी सेक्रेशन करती है। तो ग्रंथियां हमारी बॉडी में, ठीक है ना, 3 टाइप्स होती है। कितने प्रकार की होती है ग्रंथियां? हमारे 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती अंतःस्रावी और एक होती बहिःस्रावी, एक होती मिक्स, अर्थात इसे हम हिंदी में मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। देखते हैं क्या देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि देखते हैं। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है जो केवल हार्मोन का सेक्रेशन करती है। किसका करती? केवल किसका सेक्रेशन करती? हार्मोन सेक्रेशन करती। हार्मोन मेरा सेक्रेशन होता है, ठीक है ना। तो सीधे हार्मोन सेक्रेशन कहाँ मेरा जाता है? ब्लड में छोड़ता है। किसमें छोड़ता है? तो जब ब्लड में छोड़ेगा तो बहुत जल्दी इसका असर होगा मेरी बॉडी पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर इसमें और चीज देखें कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसमें जो ग्रंथियां मेनली होती कौन सी, तो इसमें आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि है, ठीक है ना, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जिसे हम पिट्यूटरी इंग्लिश में कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसके अलावा दूसरी ग्रंथि देखिए थायराइड, जो मेरे गले में होती है, मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो थायराइड ग्रंथि मेरे गले में होती है और उसके बाद उसके जस्ट पीछे वाले पार्ट में, थायराइड के जस्ट पीछे वाले पार्ट में मेरी पैराथायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पैराथायराइड ग्रंथि होती है। इसके अलावा एक मेरी ग्रंथि और होती है, कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो मेरी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। राइट लेफ्ट वाले में देखें तो जस्ट किडनी के ऊपर होती है, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अधिवृक्क नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर यहाँ पे हम देखें इनका स्पेशल कुछ ग्रंथियों के बारे में कुछ जान लें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में अगर देखें, देखिए यहाँ पे जो अंतःस्रावी ग्रंथि वो किसका सेक्रेशन करती है? केवल हार्मोन का सेक्रेशन करती है, ठीक है ना। तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। कैसी है? सबसे छोटी ग्रंथि है मेरी पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसका एक और नाम आपने अगर पढ़ा हो सेल तर्शिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सेल तर्शिका भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से 3 नामों से जाना जाता है। ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि है। अच्छा, इसमें होता है क्या है? एसटीएच नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? एसटीएच।
एसटीएच नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इससे फुल फॉर्म क्या होता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। एसटीएच, जैसे आपने डीटीएच सुना होगा, इसी तरीके से एसटीएच होता है, तो आप याद कर लेंगे एसटीएच हार्मोन होता है, ठीक है ना। हार्मोन होता है जो ग्रोथ हार्मोन होता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। साथ ही इसका दूसरा काम भी है कि हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करती है। अगर हमारी बॉडी में हड्डियां अब बहुत तेजी से अगर बढ़ती हैं तो वो भी एक समस्या है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है, ठीक है। हमारा ब्रेन में पाई जाती है, कहां पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरा इसका अंतःस्रावी ग्रंथि का हमारा जो यहाँ पे है ना ग्रंथ है, अंतःस्रावी ग्रंथ, दूसरी वाली जो ग्रंथ है वो कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथ, सॉरी थायराइड ग्रंथ है। कौन सी है? थायराइड ग्रंथ। तो थायराइड ग्रंथ का ये क्या होती है? ये एक अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथ है। देखिए ये भी ध्यान रखना है, हमारी अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? थायराइड ग्रंथ है। तो सबसे छोटी कौन सी है? पीयूष ग्रंथ है, ठीक है ना। इसके बाद यार एक इसमें हार्मोन होता है टीएसएच। कौन सा होता है? टीएसएच। तो टीएसएच हार्मोन जो मेरा होता है, ये हार्मोन को प्रेरित करता है। किसको? ये खुद एक हार्मोन है और हार्मोन को क्या करता है? प्रेरित करता है। याद रखेंगे इसको, तो हार्मोन को प्रेरित करेगा। तो एक बेटा हार्मोन इसमें होता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या कार्य होता है। तो इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। देखिए आयोडीन की मात्रा होना जरूरी है, अगर थायरॉक्सिन नामक हार्मोन सेक्रेशन नहीं करेगा तो मेरी आयोडीन कमी हो जाएगी, तो आयोडीन कमी होने से घेंघा का रोग हो जाता है। आप समझते हैं, ये मेरी जो मेरी थायराइड ग्रंथ होती है काफी बड़ी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो थायराइड ग्रंथ बढ़ने से क्या होगा कि घेंघा का रोग हो जाता है, जिसे इंग्लिश में हम ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, ग्वाइटर डिजीज भी कहते हैं, तो आपको याद रखना। साथ ही साथ ये दूसरा इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारी बॉडी में जल का संतुलन भी करती है। किसका संतुलन करती है? जल का या पानी का संतुलन बनाए रखना इसका काम है। किसका? थायराइड ग्रंथ का। तीसरी बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, तीसरा खास इंपॉर्टेंट है कि थायराइड को ऐसे पेस मेकर भी कहा जाता है, ठीक है ना। थायराइड का क्या कहा जाता है? पेस मेकर। पेस मेकर आप जानते होंगे कि हार्ट के लिए यूज किया जाता है, अलग से पेस मेकर लगा दिया। अगर किसी का हार्ट अटैक आता है बार बार तो उसके पेस मेकर ऊपर से लगा दिया जाता है यहाँ पे। तो पेस मेकर क्या करता है कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, जितनी हमें नॉर्मल एक हार्ट बीटिंग चाहिए वो मिलती रहती है, तो इसलिए इसे पेस मेकर दूसरा हम इसको जानते हैं क्या? थायराइड ग्रंथ का पेस मेकर कहा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथ का अगली जो ग्रंथ है मेरी वो पैराथायराइड है। मतलब आप जानते हो कि मेरी जो थायराइड ग्रंथ है इस तरीके से होती है, थायराइड ग्रंथ मेरी इस तरीके से होती है, तो थायराइड ग्रंथ के जस्ट पीछे का जो पार्ट होता है उसे पैराथायराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराथायराइड ग्रंथ कहा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, पैराथायराइड में इसमें दो हार्मोन सेक्रेशन करते हैं, एक पैराथायराइड ऑलरेडी और एक होता है मेरा कैल्सिटोनिन। कौन सा होता है? कैल्सिटोनिन। एक्चुअली होता क्या है कि जो पैराथायराइड जो मेरा हार्मोन होता है ये कैल्शियम मात्रा को बढ़ाता रहता है। क्या करता रहता है? कैल्शियम मात्रा बढ़ाता रहता है, और कैल्शियम मात्रा विटामिन डी के साथ ये ब्लड में बढ़ाता है। किसमें बढ़ाता है? ये क्या कर रहा है? पैराथायराइड मेरा कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है और ब्लड में मिलकर विटामिन डी की मात्रा बढ़ा देता। अगर इसकी मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाए तब भी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? अगर मात्रा विटामिन डी के साथ कैल्शियम मात्रा अगर बढ़ जाएगी, तो अगर मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर ये दिक्कत कर सकता है हमारी बॉडी में, ये हमारे ब्लड को काफी डिस्टर्ब कर सकता है। इसका कहने का मतलब है कि कैल्शियम अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो हड्डियां बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अगर इसकी मात्रा अगर कम हो गई तो उसको बैलेंस करने के लिए कैल्सिटोनिन करता है। अगर मात्रा कैल्शियम की कम होने लगेगी तो उसको बैलेंसिंग कौन सा हार्मोन करेगा? कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन बैलेंस करेगा। एक बात ध्यान दीजिए, अगर कैल्शियम मात्रा ज्यादा कम हो जाएगी तो फिर हमारी जो पेशियां हैं और तंत्रिका तंत्र है वो पूरी तरीके से वो डिस्टर्ब होके मेरी पेशियां और तंत्रिका तंत्र में ऐठन पैदा हो जाएगा। जब ऐठन पैदा होगा तो उससे होगा क्या कि हमारा जो कंप्रेशन एक्सप्रेशन का होना चाहिए पेशियों का वो डाउन हो जाएगा, और होगा क्या? इससे डिजीज हो जाएगी जिसे हम कहते हैं टिटेनिया। तो ध्यान रखिए, अगर कैल्शियम मात्रा ज्यादा कम हो जाएगी टिटेनिया नामक डिजीज हो जाएगा, ठीक है ना, ऐठन हो जाएगी बॉडी में। इस चीज को ध्यान रखना। एक और बात, दूसरी बात, अगर ये दोनों डिस्टर्ब हो जाए, पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाए, क्या कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन दोनों अगर डिसबैलेंस हो जाए तो इससे एक शिकायत भी हो सकती है। वो शिकायत ये हो सकती है कि हमारे पथरी भी बन सकती है। देखिए जनरली होता है क्या, पथरी आप जानते हो कि अगर हम लंबे समय से खाना नहीं खाते तब भी पथरी हो सकता है, या फिर हम जो है पानी नहीं पी रहे हैं और लंबे समय तक पानी नहीं पीते खाना खाने में तो भी पथरी का हो सकता है। दूसरा एक चीज की हमारा एक और कारण है कि जो अम्ल वर्षा होती है तो उससे भी एक प्रॉब्लम पथरी की हमारे आजकल देखने मिल रही है।
तो तीसरा हमने क्या बताया, अगर ये डिस्टर्ब होंगे तब भी पथरी हो जाएगी। आप जानते हो कि पथरी जो होती है वो है ना कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। दो पथरी होती है। तो पथरी हमारी आजकल देखने मिल रही है कि आपके जो है किडनी में देखने मिलेगी, पित्ताशय में देखने मिलेगी। तो किडनी की प्रॉब्लम आज इंडिया में ज्यादा हो गई, तो आप ध्यान रखना, तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पथरी की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम कमी से समझ में आया। यहाँ पे अगली हम जो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत बात कर रहे हैं वो ग्रंथि में एड्रेनल, काफी इंपॉर्टेंट है। एड्रेनल ग्रंथि आप जानते हो किडनी के जस्ट ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? किडनी के जस्ट ऊपर होती है। इसे ही अधिवृक्क कहा जाता है। इसका एक नाम हो जानते हैं, क्या कहते हैं इसे? अधिवृक्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवृक्क भी कहते हैं, ठीक है ना। अधिवृक्क भी नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें होता है क्या? दो हार्मोन सेक्रेशन करते हैं। एड्रेनल ग्रंथि में दो हार्मोन सेक्रेशन करते हैं। एक तो होता है इसमें एंड्रोजन और एक होता है एस्ट्रोजन। एक्चुअली दोनों है जो सेक्स हार्मोन को रिप्रोड्यूस करते हैं। किसको? सेक्स हार्मोन को। तो भैया ये मेल में जो होता है वो एंड्रोजन होता है, फीमेल में होता है वो एस्ट्रोजन होता है। अगर ये अधिक स्रावित दोनों करने लगे, अगर मेल में अगर स्रावित अधिक करता है तो उससे हमारा जो है माहवारी जल्दी होने लगेगी, मतलब जो एडल्ट एज होनी चाहिए वो पहले ही होने लगेगी, ठीक है ना। जो एक एडल्ट एज होती है उससे पहले ये चीजें घटने लगेंगी और बाल वगैरह बॉडी में ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। और अगर मेल में हो जाएगा तो उनके बाल झड़ने लगेंगे, वृक्ष ऊतक बढ़ जाएगा, ठीक है ना, भारी आवाज हो जाएगी, ये समस्या हो जाएगी इसमें मेल में। तो आप याद रखना, एक और बात याद रखना एड्रेनल ग्लैंड में, वो इंपॉर्टेंट बात ये है एड्रेनल ग्लैंड की, ये रक्तचाप को भी कंट्रोल करती है। कौन? एड्रेनल ग्रंथ हमारी रक्तचाप को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो हमने क्या सीखा? अंतःस्रावी ग्रंथ के बारे में जाना, उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में कौन कौन से हार्मोन सेक्रेशन होते हैं और उनके हार्मोन सेक्रेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बारे में जाना। दूसरी चीज समझते हैं बहिस्रावी ग्रंथ। कौन समझते हैं? बहिस्रावी ग्रंथ। देखिए मेरा यहाँ पे हमने एक चीज समझी थी, अंतःस्रावी ग्रंथ में क्या हार्मोन्स जो होते हैं सीधे सीधे हमारा जो है क्या करते हैं, हार्मोन ब्लड में सीधे पहुंचते हैं। किसमें पहुंचते हैं? ब्लड में सीधे पहुंचते हैं, ठीक है ना। किसमें पहुंचते हैं? सीधे ब्लड में पहुंचते हैं हार्मोन। लेकिन दूसरा हमारा जो बहिस्रावी ग्रंथ है, बहिस्रावी ग्रंथ में ओनली एंजाइम का सेक्रेशन होता है। एंजाइम आप जानते हैं, एंजाइम मेरी प्रोटीन होती है। क्या होती है? एंजाइम ही मेरी प्रोटीन होती है। तो एंजाइम का सेक्रेशन ब्लड से बाहर होता है। कहां से होता है? नली के माध्यम से। नली में छोड़ती है, ठीक है ना। किसमें छोड़ती है? जैसे हमारा अगर हम देखें तो हमारा जो पसीना आ रहा है, इस समय देख रहे हैं कि पसीना आ रहा है, जो पसीना आ रहा है वो कहां से आ रहा है? डक्ट के माध्यम से आ रहा है, नली के माध्यम से आ रहा है, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखें तो मेरा अगर तैलीय चीजें हमारी बॉडी से निकलती हैं, कि नाक से निकलती है यहाँ से, ठीक है, तैलीय चीजें निकलती रहती है। इसके बाद आप अगर देखें रेनिंग, देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल डाल रखे हैं, ठीक है ना। आंसू, जो मेरी आंसू है ना, जो तो वो मेरी आंख से निकलता है। इसमें बेटा एक ग्रंथि होती है, कौन सी? लैक्रिमल। कौन सी ग्रंथि होती है? लैक्रिमल ग्रंथि होती है। वो क्या करती है कि आंसू को छोड़ती है। तो ये बाहर देखिए, ब्लड से बाहर नली डक्ट के द्वारा ये चीजें बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। तो उसमें आंसू हो गया। अगर लार देखें, हमने देखा था ना लार, जो मेरी थायराइड ग्रंथि है उसमें है ना लार निकलती है, जो क्या करती है? मंड को मांटोस में तोड़ती है। किसमें तोड़ती है? तो टाइलिन नामक इसमें एंजाइम पाया जाता है। देखो पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। तो क्या करता है कि वो लार को जो है स्रावित करवाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके ध्यान रखें। तलीय चीजें हमने बता दी है ना, चिकनी चीजें हमारी बॉडी से निकलती है, पसीना निकलता है। बाकी का तो और भी मल है ना, कीचड़ वगैरह, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के बाहर फेंकी जाती है। किसके? बहिस्रावी ग्रंथ के माध्यम से फेंकी जाती है बाहर। इसके बाद बेटा हम देख सकते हैं स्पर्म भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ओवम भी देख सकते हैं। मेल में ओवम, सॉरी मेल में हमारा स्पर्म है और फीमेल में क्या है? ओवम है। तो ये भी चीजें। इसके बाद रेनिन नामक हमने प्रोटीन बताई थी, रेनिन नामक प्रोटीन, ठीक है ना। कहाँ बताई थी? अमाशय में बताई थी। कहाँ बताई थी? अमाशय में। तो रेनिन नामक प्रोटीन है, तो वो भी क्या करती है? डक्ट के माध्यम से बाहर निकलती है। पाचन क्रियाएं जो भी होती है वो भी हमारी डक्ट के माध्यम से, नली के माध्यम से बाहर निकलती है। ये चीजों ध्यान रखना। तीसरा हमें समझना मिश्रित ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? तो हमारी बॉडी में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत। पहली हमने क्या बताई? अंतःस्रावी, बहिस्रावी और तीसरी में क्या? मिश्रित। इसमें देखो होता क्या है, हार्मोन एंजाइम दोनों निकलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अग्नाशय। देखिए अग्नाशय से यहाँ पे अग्नाशय बेटा अगर देखेंगे तो इसमें 3 सेलें होती है। किसमें? अग्नाशय जो होता है वो एग्जाम्पल किसका है? मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है। तो हार्मोन एंजाइम दोनों अग्नाशय से निकलते हैं। किससे? अग्नाशय निकलते हैं। किससे निकलते हैं? हार्मोन
और एंजाइम दोनों अग्नाशय पैनक्रियाज से निकलते हैं। तो उसमें बेटा सेल होती है 3, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो बीटा नहीं होती, बीटा सेल होती है, उससे ना कौन सा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। अगर ये निकलना बंद कर दे तो मधुमेह, डायबिटीज का शिकार हो जाएगा इंसान, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, हमने क्या क्या चीजें बताई आप फिर से रिकॉल कर लीजिए। अंतःस्रावी एंडोक्राइन ना जो तंत्र है, सिस्टम है, उसके माध्यम से 3 हमने ग्रंथियां बताई हमारी बॉडी में। तीनों क्या करती हैं? अलग अलग तरीके से हार्मोन एंजाइम का सेक्रेशन करती है। उसमें अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो क्या करती है? केवल हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। बहिस्रावी किसका करती है ना, याद आ रहा? बहिस्रावी क्या करती है? हमारी एंजाइम का सेक्रेशन करती है। और मिश्रित वाली, मिक्स वाली दोनों का सेक्रेशन करती है, एंजाइम और हार्मोन दोनों करती है। ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसके अंतःस्रावी में हमने बताया पीयूष ग्रंथि के बाद बताया, थायराइड ग्रंथि बताया, पैराथायराइड बताया और एड्रिनल ग्रंथि बताया। याद रखेंगे आप इसको। फिर इसके बाद हमने बहिस्रावी ग्रंथि बताया कि डक्ट के माध्यम से चीजें बाहर निकलती है सूर्य की बॉडी से, ठीक है ना। जो भी उत्सर्जन होता है तो ध्यान रखना, आंसू, लार, बहरी, पसीना, कीचड़, स्पर्म, ओवम है ना, रेनिन, पाचन वगैरह, हमने ये सारी चीजें बताई आपको, ठीक है ना। बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आ जाएगा। और मिश्रित मिलेगा है ना, अग्नाशय की बात करी, पैंक्रियाज की बात करी, जो जस्ट अमाशय के जस्ट नीचे होता है पैंक्रियाज। ये भी हमारा बहुत बड़ा सहायक होता है पाचन में, ठीक है ना। तो ये इंसुलिन को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। बस आज मुझे इतना ही सीखना है और आप लोग जो है शेयर दबा के करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।